रूस और यूक्रेन के बीच जर्मनी पहुंचे जेलेंस्की। यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन ने नया मिलिट्री पैकेज देने का ऐलान कर दिया। वैसे जेलेंस्की की मीटिंग से ज्यादा चर्चा यूक्रेन के इस हमले की हो रही है। 3 दिन में दूसरी बार यूक्रेन ने अपने ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया कि कुर्स्क के जिन इलाकों में रूसी सेना छिपकर वॉर कर रही थी, उसे आग उगलने वाले इस ड्रोन ने पहचाना और फिर पेड़ पौधों वाले हाइड्रिक जोन को जलाकर राख कर दिया। अब आग की लकीर जमीन पर दिखी तो एस जैसी आकृति नजर आई। इसी वेपन के चलते यूक्रेन रूस को नए सिरे से ललकार रहा है। जेलेंस्की ने हथियार देने वाले दोस्तों को ऑपरेशन की डिटेल्स दी। बताया कि 1 महीने के अंदर रूस के हजारों सैनिक मारे गए, 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। कुर्स्क इलाके में यूक्रेन की फोर्स के ऑपरेशन के चलते कुछ ही महीने में रूस ने 6000 सैनिकों को खो दिया। हमारी सेना पहले से ही 1300 वर्ग किलोमीटर के रूसी इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुकी है, जिसमें 100 से अधिक बस्तियां शामिल हैं। 2 सितंबर को पहली बार मोल्टेन थर्माइट उगलने वाली ड्रोन की तस्वीर सामने आई। यूक्रेन ने इसे रूस के क्लस्टर और फास्फोरस बम के काट के तौर पर वॉर जोन में लेकर आया है। यूक्रेन की थर्माइट ड्रोन के खिलाफ रूस ने भी अपने वायुवीरों को मैदान में उतार दिया है। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि नाटो मुल्क की सेना रूस के सपोर्ट में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। रॉकेट अटैक ऐसा कि दुश्मन के होश उड़ा दे। ड्रोन अटैक ऐसा कि नीचे छिपे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दे। तोप की गर्जना ऐसी जिसने हमले की तासीर बदल दी। और इन सबको कवर देने के लिए रूसी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन। रूस के पास वो सारी फायर पावर है जो यूक्रेन के खिलाफ उसे चंद दिनों में जीत का स्वाद चखा सकती है। लेकिन 2.5 साल होने को आए, रूस ने अपने बड़े हथियारों को मैदान में नहीं उतारा। अभी वो अपने कन्वेंशनल वॉर के सिस्टम को ही फॉलो कर रहा है। यूक्रेन ने बताया कि रूसी हमलों में मौत का सिलसिला जारी है। खार्किव, ज़ैपोरिज़िया, माइकोलेव समेत दूसरे शहरों को टारगेट किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले रूस ने लवीव और पोल्टावा में हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बीच वॉर जोन को लेकर शॉकिंग खुलासा हुआ है। नाटो सदस्य देश लिथुआनिया के कई लड़ाके बॉर्डर पार करके वॉर जोन में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, रूस को सपोर्ट कर रही हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लिथुआनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। ऑपरेशन कुर्स्क के 1 महीना पूरा होने के बीच रशियन आर्मी ने वॉर जोन का डेटा रिलीज किया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा जवान सिर्फ कुर्स्क में मारे गए। 24 घंटे पहले युद्ध रोकने के संकेत देने वाले पुतिन ने अपने बारूदी जखीरे को बढ़ाने का काम किया है। ईरान की मदद से नई बैलिस्टिक मिसाइल्स की खेप रूस पहुंचने वाली है। इजराइल से तनाव के बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या यूक्रेन के मैदान में बरसाई जाएंगी? क्या पुतिन ने डोनबास को कंट्रोल करने के लिए अब बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली पावर दिखाने का फैसला किया है? इन सवालों के पीछे ईरान और रूस के बीच हुई वो डील है जिसे लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड सख्ते में आ गया है। जिस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ मिसाइल और रॉकेट्स बरसाएगा, तब ये खबर सामने आई कि अब किसी भी वक्त रूस में ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ड्रोन डील के बाद अब बैलिस्टिक मिसाइल्स की डील तेहरान और मॉस्को की मजबूत होती दोस्ती का नया सबूत तो है, लेकिन क्या इन मिसाइल्स को वाकई जंग के मैदान में उतारा जाएगा या सिर्फ यूक्रेन के कदम रोकने के लिए मंगाई जा रही है? इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ईरान चाहता है कि हम उन्हें नेचुरल गैस सप्लाई करें। वो काफी वक्त से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये हमारे लिए भी सुविधाजनक है। हमारे रिजर्व बिल्कुल पास ही हैं। हम उन्हें सप्लाई करने की सोच रहे हैं। पहले खबर आई थी कि इस साल फरवरी में ईरान ने रूस को शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का जखीरा भेजा है। हालांकि ये भी बात सामने है कि यूक्रेन वॉर में ईरानी मिसाइल के इस्तेमाल का कोई सबूत सामने नहीं है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हॉस्टेज सिचुएशन को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इजराइल का कहना है कि हमास सभी इजरायली बंधकों को ईरान ले जाने की तैयारी कर रहा है। जिस वक्त गाजा के अंदर की तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थी, तबाही का नया चैप्टर दुनिया के सामने दिखाया जा रहा था। तब इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक बयान सर्कुलेट हुआ। इसमें हमास के पॉलिटिकल चीफ याह्या सिनवार का जिक्र था। बताया गया कि हमास ने अब 100 बंधकों को गाजा पट्टी से शिफ्ट करने की योजना बनाई है और इन्हें फिलाडेल्फी कॉरिडोर के रास्ते ईरान ले जाने का प्लान है। इजराइल का कहना है कि अगर हम ये कॉरिडोर छोड़ देंगे तो फिर हमास को बंधक को ईरान ले जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका, कतर समेत दुनिया के दूसरे मुल्क हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं।
इजराइल का कहना है कि वो हर बार सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमास के सामने मसौदा जाता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इस बीच फिलिस्तीन की तरफ से गाजा में मरने वाली संख्या का डेटा लगातार पब्लिश हो रहा है। कहा गया है कि इजराइल ने 11 महीने में गाजा के 40,800 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत का दावा किया गया है। हमास कई महीनों से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल पर जोर दे रहा है और यही सीज फायर की अहम शर्त है, लेकिन इजराइल इस पर मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए समझौता नहीं हो पाया। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद यागी तूफान अब चीन में बर्बादी मचाने को तैयार है। चीन के कई शहरों को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। हालांकि चीन पहुंचने से पहले तूफान ने हांगकांग में अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। एयरपोर्ट की तस्वीरें सुपर वायरल हो चुकी है, क्योंकि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने चीन की उड़ानों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई कारें तिनके की तरह बहती नजर आई। तूफान की दहशत ऐसी थी कि स्टॉक मार्केट, बैंक सर्विसेज और स्कूल सब कुछ बंद करने पड़े। मौसम विभाग ने सुपर स्टॉर्म को कैटेगरी 4 में रखा है। इतना ही नहीं, तूफान की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपना घर छोड़ा और सरकारी शेल्टर्स में पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और कई जगह तो पेड़ पौधों के साथ इमारतों को भी नुकसान की खबरें हैं। हांगकांग के बाद तूफान ने जब चीन का रुख किया तो मंजर कुछ ऐसा था। साउथ चाइना के कई इलाके तूफानी हवाओं का कहर झेल रहे थे। तूफान के रडार पर गुआंगडोंग और हाइनान प्रोविंस है। वेंचुआन इलाके में हवाएं इंसान को उड़ा ले जाने पर आमादा नजर आई। बताया जा रहा है कि हैनान में ये पिछले 10 साल का सबसे शक्तिशाली तूफान रहने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यागी तूफान अब तक का रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। इससे पहले कैटेगरी 5 का अटलांटिक तूफान रेबिल भारी तबाही मचा चुका है। यागी तूफान के अलावा टाइफॉन सिस्टम जो अमेरिका का है वो भी चीन को अब परेशान करने लगा है। दरअसल अमेरिका न्यूक्लियर बम गिराने वाले मिसाइल सिस्टम की जापान में तैनाती की तैयारी में है। क्या चीन के खिलाफ न्यूक्लियर मैसेज जारी हो गया? जापान की मीडिया के मुताबिक जमीन से हमला करने वाले टाइफॉन मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट शुरू हो चुका है। इस मिसाइल सिस्टम की मदद से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को दागा जा सकता है। टॉम हॉक मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल कई देशों में कर चुका है। गौर करने वाली बात यह कि टॉम हॉक मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु बम ले जा सकती है। हालांकि क्या यह तैनाती परमानेंट होगी, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि मिसाइल सिस्टम को वॉर एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं। जापान में इन मिसाइलों की तैनाती के बाद से चीन के खिलाफ काउंटर अटैक की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। एक संधि के तहत जिन मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, उन्हें बैन किया गया है। लेकिन अमेरिका साल 2019 में इस समझौते से हट गया था। इसका एग्जाम्पल फिलीपींस में सामने आया, जब 4 महीने पहले वॉर एक्सरसाइज के नाम पर ही अमेरिका ने फिलीपींस में न्यूक्लियर बम दागने वाले इस सिस्टम को तैनात कर दिया। अमेरिका के इस सिस्टम से चीन बौखला गया था। उसने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। फिलीपींस का कहना है कि ये जो टाइफॉन सिस्टम है, इसे सितंबर में हटा दिया जाएगा। चीन से मुकाबले के लिए अब अमेरिका के साथ जापान ने भी हथियारों को नई धार देना शुरू कर दिया है। जापान ने अब तक के सबसे बड़े डिफेंस बजट का ऐलान किया। इस बजट का केंद्र बिंदु सिर्फ चीन है, क्योंकि जापान भी उन मुल्कों में शामिल है जो साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान है। इसलिए जब डिफेंस का व्हाइट पेपर जारी हुआ तो बताया गया कि जापान साल 2025 में $58 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए अपनी सुरक्षा पर खर्च करेगा। मगर इससे सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि सारे हथियार उसी से खरीदे जाएंगे। इसमें 500 टॉम हॉक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो वॉरशिप्स और सबमरीन से लॉन्च की जा सकेंगी। इससे जापानी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जापान अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदने की सोच रहा है। इन सब के अलावा एजिस क्लास के वॉरशिप्स, सर्विलांस प्लेन, नई सबमरीन और एक मजबूत कोस्ट गार्ड जैसे फोर्स ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। जापान अपने हेलीकॉप्टर कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहा है, यानी इसमें अब और ज्यादा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की यूनिट भी तैयार रहेगी। इधर चीन के खिलाफ एलाइड फोर्सेज ने नई रणनीति तैयार की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों की बैठक में दोनों देश अपने सैन्य संबंध और मजबूत करेंगे। साथ ही फिलीपींस की मदद का भी ऐलान किया। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री के व्हाइट पेपर में चीन और रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी बहुत बड़ा खतरा माना गया है। कुछ वक्त पहले उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ा फैसला लिया है। बोइंग के जिस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष गए थे, वो अब उनके बिना ही धरती पर लौट रहा है। काफी सोच विचार के बाद नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्सूल के अनडॉकिंग के प्रोसेस को शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जैसे ही स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन को छोड़ेगा तो स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता को वापस लाने की तैयारी करेगा। हालांकि इसमें वक्त लगने वाला है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो भारतीय समय के अनुसार शनिवार सुबह 3:30 बजे बोइंग का स्टार लाइनर धरती पर वापसी के लिए रवाना होगा। कहा जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट 9:35 पर धरती पर लौट जाएगा और ये लैंडिंग न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंडर्स स्पेस हार्बर पर होगी। नासा की तरफ से स्टार लाइनर की स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग और धरती पर लैंडिंग की लाइव कवरेज होगी। 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर जून में अपनी पहली अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताने थे, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में हीलियम लीकेज शुरू हो गई, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टलती चली गई। नासा कह चुका है कि सुनीता विलियम्स की वापसी अब अगले साल होगी। जिस ड्रैगन कैप्सूल से उन्हें लौटना है उससे इससे पहले भी कई अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया जा चुका है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भारत के एथलीट मेडल की बरसात कर रहे हैं। हाई जंप के फाइनल में एक और गोल्ड आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि देश के ये एथलीट्स ओलंपिक की टीम पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। ओलंपिक में हम एक गोल्ड नहीं जीत पाए थे, मगर पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का 6 लग चुका है। T64 कैटेगरी के फाइनल में प्रवीण कुमार ने गोल्डन छलांग लगाई। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए 2.08 मीटर का जंप किया। इस पैरा ओलंपिक गेम्स में ये भारत का छठा गोल्ड है। पीएम मोदी ने प्रवीण को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उनके दृढ़ संकल्प ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। भारत को उन पर गर्व है। भारत के मेडल की संख्या लगातार बढ़ रही है, 25 को पार कर गई है। अभी और मेडल आने की उम्मीद है। भारत ने बुधवार को मेंस F51 कैटेगरी के क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। प्रवीण कुमार के मेडल की बदौलत मेडल टैली में भारत टॉप 15 में आ गया है। टीम इंडिया का पैरा ओलंपिक्स में ये ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल समेत 19 मेडल जीते थे।